आलोक जी, आपका आज की इस चर्चा में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पिछले साल भी चर्चा किए थे जब कोरोना महामारी आई थी, और उस महामारी के वजह से जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, हमारा जीडीपी माइनस में चला गया था और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे, उनके सामने रोटी रोजी का संकट आकर खड़ा हो गया था। पिछली बार की जो महामारी थी वो अप्रत्याशित थी। उसके बारे में किसी को पता नहीं था। अ, उसके प्रभाव की गंभीरता किसी को उसका आकलन नहीं था। लेकिन इस बार की जो महामारी आई है, वो हम कह सकते हैं कि ये संभावित थी और इसके बारे में हमारे जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग लगातार सरकार को, शासन प्रशासन को अलर्ट करते रहे थे और उन लोगों ने लगातार इसकी विभीषिका की गंभीरता का संकेत भी दिया था। आज पूरा देश एक बार फिर इस महामारी के चपेट में है और हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके कुप्रभाव से गुजर रहे हैं। इसके मद्देनजर जो अब एक बार फिर चर्चा चल रही है कि इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर पड़ेगा। जान तो जा रही है, लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे रोज़गार के जो एवेन्यूज़ हैं, अगर वे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, तो जीवन का संकट से बड़ा संकट भूख का संकट होगा, रोज़गार का संकट होगा। कि अगर हम महामारी से बच गए, तो शायद भूख से न बचें और भूख के चलते करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी गँवा दें। तो हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि इस महामारी के मद्देनज़र अभी तक जो कुछ हुआ, हम उस डिबेट में नहीं पड़ना चाहते हैं कि किसकी गलती थी, किसकी तैयारी थी, किसकी तैयारी नहीं थी, किस लेवल पर कितनी चूक हुई। बजाय इसके छिद्रान्वेषण में जाने के, अगर हम आपसे ये कहना चाहें कि मौजूदा हालात के देखते हुए, आपका इतना लंबा अनुभव है प्रशासनिक व्यवस्था से आप जुड़े रहे हैं। बता दें आप आपको। किस तरह का करेक्टिव मेजर्स, किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड करते हैं, जिससे कि जान भी बचे, हमारी जो पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था है, उसको किसी तरह से बचाया जा सके? आलोक जी? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा सही बात कही वासिन जी कि ये जो दूसरी वेव आई है, ये बहुत ही गंभीर रही है। पहली वेव अप्रत्याशित थी, ये बात सही है। और उसका काफ़ी असर पड़ा हमारे जीडीपी और सब पे, उस पर विश्लेषण मैं करूंगा अभी आगे। लेकिन जहाँ तक सिर्फ एक डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए, एक महामारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये दूसरी वेव बहुत ही गंभीर रही, इसका बहुत ज़बरदस्त परिणाम हुआ है। और अब कुछ सुनने में आ रहा है, जैसी फिगर्स दिख रही हैं कि 7 डे एवरेज में भी कुछ कमी आई है, जो केसेस हैं, पॉजिटिविटी रेट में भी कुछ कमी आई है और डेथ रेट में भी कुछ हल्की कमी आई है। लेकिन जो गंभीर थोड़ा सा एक चिंता का विषय है कि रूरल एरियाज में और विलेजेस में ये काफ़ी फैल गया है, जहाँ का अभी तक हम नहीं कह सकते कि बहुत सही आकलन हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए रूरल एरियाज में, ये सभी समझते हैं कि उतनी नहीं हो रही है, या लोग करा नहीं रहे हैं, या उतनी व्यवस्था नहीं करने की। क्योंकि टेस्टिंग जो है, हर एक के घर पे या द्वार पे टेस्टिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, काफ़ी दूर जाके टेस्टिंग करानी पड़ रही है। और इलाज भी कराने के लिए जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इसके लिए। हम और आप सब जानते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का क्या हाल है। विशेष तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, तो इनके रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक हेल्थ का जो है, वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक तो फिर भी काफ़ी कुछ सुधार है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी सीएचसी हैं, उनमें अभी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ या डॉक्टर्स की उपलब्धता इत्यादि नहीं। इसलिए ये महामारी क्या रूप अभी भी आगे लेती है, हम लोग को नहीं कहना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अभी बहुत जल्दी हमको ये भी कह देना चाहिए कि पूरी स्थिति जो है वो अब हो गई, अब कंट्रोल हो गई, अब डिक्लाइन हो रहा है और अब थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि अगर रूरल एरियाज में ये और बढ़ता है तो पता नहीं इसकी क्या स्थिति आगे होती है, किस हद तक। हालांकि तरह तरह से शासन से उच्च स्तर से निर्देश गए हैं कि घर घर टेस्टिंग की जाए, घर घर डॉक्टर की जांच की जाए, लेकिन ये
कहना ये व्यवस्था की एक चीज होती है, इसको वास्तव में मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, लागू करना में क्या होता है वो अलग बात है। कौन सी टीम जाएगी, कैसी टीम जाएगी, वो क्या दरियाफ्त करेगी, कितनी टेस्टिंग कराएगी, कितना इलाज मौके पे दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, ये चीजें अलग चीजें हैं, इसको देखने की बात है। आखिर डॉक्टर्स की वैसे ही इतनी कमी है कि कैसे हम लोग हर डॉक्टर घर, हर गांव गांव में डॉक्टर्स को कैसे उपलब्ध कराएंगे, ये बड़ा व्यवस्था का प्रश्न है जिसको देखना पड़ेगा, जिससे इसका असर पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के कहना ये जरूर है कि स्थिति गंभीर है, और अभी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि स्थिति से हम उभर आए, कोई भी, चाहे प्रदेश हो चाहे कोई देश हो, अभी नहीं। अभी ये मई का महीना तो कम से कम हमें इससे पूरी तरीके से जूझने का महीना है। मैं समझता हूं, मेरा अपना आकलन है कि हो सकता है जून के महीने में आके स्थिति इसमें काफी सुधार की तरफ बढ़े, लेकिन फिर भी एक डर कहीं मन में भरा रहता है कि कहीं फिर से जैसे ही ये जो अभी लॉकडाउन शुरू हुए हैं, पार्शियल लॉकडाउन करीब करीब तीन चौथाई देश में है, वो जहां उठना शुरू हुआ और एक्टिविटीज नॉर्मल शुरू हुई, फिर लोगों ने मिलना शुरू किया, फिर लोग, अभी से ही मैंने दो चार लोगों से मैंने एक दो दिन में सुनना है, अरे सर अब तो कोरोना खत्म हो गया। मतलब हमने उनको फिर कहा है ऐसी बात मत बोलो, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, पूरा एहतियात रखो। तो वो थोड़ा सा एकदम से लोग कहना शुरू कर देते, जहां पढ़ा के आंकड़े कम हो रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया तो एहतियात खत्म करो, और जहां एहतियात खत्म करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तीसरी वेव आ सकती है, और तीसरी वेव के लिए आ जाएगी तो हमको उसकी पूरी अपनी तैयारी करनी है। कहा गया है बच्चों पे इससे बहुत असर पड़ेगा, तो भारत सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि बच्चों के अस्पताल बनाए जाएं, आईसीयू सेंटर्स बनाए जाएं, व्यवस्था की जाए। ठीक है, अच्छा कदम है, उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। लेकिन अभी किसी को मालूम नहीं है तीसरी वेव कब आएगी, कैसे आएगी, किसको असर करेगी, कितना असर करेगी। पर कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत गंभीर महामारी है जिसमें भारत के ऊपर सबसे ज्यादा असर हुआ है सेकेंड वेव में। पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा असर हुआ है। हालांकि हमको पूरे विश्व से एड मिली है, सहायता मिली है, लेकिन फिर भी हम एक तरीके से कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार नहीं पाए गए। चाहे हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, चाहे पूरे देश में भी हम लोग सुन रहे हैं न्यूज में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मारामारी रही, आईसीयू बेड्स की मारामारी रही, डॉक्टर्स की कमी रही, दवाइयों और रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लोग कहाँ कहाँ लोग दौड़ रहे थे। मेरे पास भी मुझे याद है कि एक दिन में नहीं तो 15-15, 20-20 फोन आते थे कि साहब कहीं से ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, साहब कहीं से बेड दिलवा दीजिए आईसीयू में। तो ये तरीके की स्थिति में हर आदमी जिसको जहां मौका मिल रहा था वो दौड़ रहा था। तो ये बहुत गंभीर स्थिति से हम लोग निकले हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत यंग यंग लोग अपनी जान गंवा दी। सुनने को मिला ऐसे लोगों को जिनको हम लोग जानते थे अच्छी तरीके से, जिनके साथ उठते बैठते रहे हैं, उनके बारे में पहली बार ऐसी जिंदगी में रहा कि ये सुनने को मिला कि वो अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। ये बहुत ऐसी बात है। तो ये तो है ही अपनी जगह, लेकिन इसके लिए तैयारी पूरी हमें करनी है। अभी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए हमें। लॉकडाउन अगर धीरे धीरे लिफ्ट तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जब वो लिफ्ट हो तो एहतियात अपनी जगह पूरा लोगों को बताना पड़ेगा, पूरा कुछ ना कुछ कंट्रोल और नियंत्रण और माइक्रो मैनेजमेंट इसका, और जोन वाइज इसकी कंटेनमेंट, ये तो बनाना रखना पड़ेगा। नहीं तो बहुत जल्दी ही तीसरी वेव आने का चांस इसमें हो सकता है, क्योंकि अभी हम वायरस को समझ नहीं पाए, इसके तमाम म्यूटेशन है उनको नहीं समझ पाए। साइंटिस्ट को लेके इसमें हमको बैठाना पड़ेगा कि एक जैसी टास्क फोर्स हम डॉक्टर्स की बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बना रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बना रहे हैं, वैसे मेरे ख्याल एक साइंटिस्ट की बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमको ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। अगर ये म्यूटेट कर रहा है तो ये म्यूटेट करके कौन सा वेरिएंट कब सामने आ रहा है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराना बहुत जरूरी है। अभी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग खाली 0.6% हो रही है, जबकि भारत के देशों, बाहर के देशों में 30 to 36% हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है कौन कौन सा वेरिएंट आ रहा है, उसका क्या स्वरूप है और उसको कैसे टैकल किया जाए, तब उसके लिए हम तैयार हो पाएंगे। वैक्सीन भी उसी हिसाब से तैयार हो पाएगी। क्या पता कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जो इस वैक्सीन से उस पर असर ना हो, तो वैक्सीन को बेकार कर देगा। तो वैक्सीन को भी रिसर्च करके उस हिसाब से वैक्सीन का स्वरूप को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसको उस तरह से और ताकत देनी पड़ेगी कि वो बदलते हुए वेरिएंट्स को टैकल कर सके। तो साइंटिस्ट और साइंटिफिक स्टडी का और जीनोम सीक्वेंसिंग का बहुत रोल है, जो अभी थोड़ा मुझे लगता है कि उतना महत्व हम लोग नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए, क्योंकि महामारी में हम लोग अभी एकदम से ऐसे फायर फाइटिंग में लगे हैं, इलाज में लगे हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था में लगे हैं, ऑक्सीजन में लगे हैं, ये सब में लगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जीनोम सीक्वेंसिंग और साइंटिफिक इसकी पूरी स्टडी वेरिएंट्स की होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ना हो जाए कोई ऐसा वेरिएंट सामने आ जाए या आ जाए जिसको वैक्सीन बिना कंट्रोल कर पाए और हम लोग भी उसको ना समझ पाए, तो एक बहुत दुर्लभ स्थिति जो है पैदा हो जाएगी। और तीसरी चीज, हाँ वैक्सीन बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। हाँ हाँ वसंत जी, आप कुछ पूछे। जी, मैं इसी से जुड़ी हुई एक बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि सप्लीमेंट कर दूं, आप जी जो हाँ, जी बता रहे हाँ, हैं उसी में। एक कहावत है, हिंदी में अक्सर कही जाती है कि कुछ लोग बैठे थे, कोई आया एक दौड़ते हुए कहा कि कौवा कान लेके चला गया।
तो जो वहाँ सामने बैठे थे सज्जन, उन्होंने अपना कान नहीं देखा कि कान सचमुच लेके गया कि है। वो हुँ, कौवा के पीछे दौड़ पड़े। हुँ, आज की तारीख में जिस तरह का कॉन्ट्रडिक्शंस, इनर कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल रहा है हायर लेवल पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं या साइंटिफिक असाइनमेंट जिनके पास है रिसर्च का, उसको देख के लग रहा है कि हम लोग रिसर्च से ज़्यादा कॉपी पेस्ट पर भरोसा कर रहे हैं। हुँ, उदाहरण के तौर पर जैसे वैक्सीन को ही ले लीजिए, कोविशील्ड के बारे में पहले कहा गया कि 4 हफ्ते का इंटरवल होना चाहिए, एक डोज़ से दूसरे डोज़ के बीच में। उसके बाद कहा गया 6 से 8 हफ्ते होना चाहिए, फिर कहा गया 12 हफ्ते का होना चाहिए और जो रिसर्च कोट किए गए, वो कभी बाहर का, कभी अपनी फाइंडिंग के हवाले से वो तारीख दर तारीख बढ़ाई जाती रही। अब फिर इंग्लैंड का हवाला देके जो बातें कही गई थी, तो खबरें ही आ रही हैं कि इंग्लैंड में कह दिया गया कि नहीं, कोविशील्ड का जो इंटरवल है वो 4 हफ्ते का ही ठीक रहेगा। 4 हफ्ते के इंटरवल पर अगर वैक्सीन लगाई जाएगी, तो उसकी एफिकेसी ज़्यादा मानी जा रही है, जो रिसर्च में आया है। तो जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात आप कर रहे थे, जिस तरह से आप साइंटिस्ट का टास्क फोर्स बनाने की बात कर रहे थे, तो अभी तक तो ये आरोप लगता था ब्यूरोक्रेसी पर, कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग ऊपर रहते हैं, जिनके ऊपर की पॉलिसी मेकिंग से लेके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी होती है, वो ये पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए उनको खुश करने वाली बातें कहते रहते हैं। और जो सच्चाई है उससे बचते हैं। उनकी चिंता ये रहती है कि उनका जो इमीडिएट पॉलिटिकल बॉस है वो नाराज ना हो। तो जो बात वो सुनना चाहता है वही बोलते हैं। नतीजा ये होता है कि ग्राउंड लेवल पर जब एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो वो डिसास्टर होने लगता है और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अभी तक इस तरह के आरोप तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगते थे। अब हम देख रहे हैं कि जो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं दिल्ली में, बॉम्बे में या जो साइंटिस्ट हैं, उनके तरफ से भी कमोबेश इसी तरह की पोस्टरिंग देखने को मिल रही है। वो कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी राय दे रहे हैं, टीवी चैनलों पर, अखबारों में या जो मेडिकल जर्नल्स हैं, उसके रिसर्च को किनारे करके वो एक अलग तरह की राय दे रहे हैं और उनकी राय उसी तरह की है जो कि संसाधनों से मैच करती है। तो ऐसे हालात में जब हमारे देश के साइंटिस्ट भी पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए राय दे रहे हैं और साइंटिस्ट और साइंटिफिक टेम्परामेंट और जो रिसर्च की फाइंडिंग है उसको ध्यान में कम रख रहे हैं, तो क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है कि जो ये महामारी से बचने का सही रास्ता है वो बता पाएंगे? वासन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं भी सिविल सर्वेंट हूँ, ब्यूरोक्रेट हूँ, लेकिन इधर कुछ सालों से, ये अभी की बात नहीं है, इधर कुछ सालों से कुछ ऐसी प्रथा ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस में मैं देख रहा हूँ, बड़ी चिंताजनक, जो आती जा रही है कि हम लोग अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, बॉस को सही बात बताने में संकोच करते हैं और वही बताते हैं जो शायद कोई वो सुनना चाहे, और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन और पिक्चर पेंट करते हैं, जबकि हमारा रोल है कि हम वास्तविकता को सामने रखें और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ ये बताएं कि इस समस्या के क्या क्या निदान करने के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। उसके बाद हो सकता है पॉलिटिकल बॉस कोई चीज से एग्री करे, कोई चीज से ना करे, ये अलग बात रही, लेकिन कम से कम ब्यूरोक्रेट सिविल सर्विस का ये रोल है कि वो सही बात को, सही सारे विकल्पों को पूरी तरीके से बेहिचक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सामने रखे। लेकिन इधर मैंने देखा है, मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूँ, मैंने भारत सरकार के बारे में भी जैसा कुछ मुझे संकेत मिले हैं अपने साथियों से बात करने पे, कि पता नहीं क्यों ब्यूरोक्रेट्स अपना वो क्या देखते हैं, किस घबराहट में या किस परेशानी में ऐसा कर रहे हैं, जबकि अगर वो सही बात बताएंगे तो वो उनके अपनी ड्यूटी है उनको सही बात बताना और करना चाहिए, लेकिन वो इधर ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये बात तो अपनी जगह रही, उसमें ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विस में अपने आप को सुधार लाना चाहिए इस तरीके का। लेकिन अगर यही प्रथा वैज्ञानिकों में आ जाती है और डॉक्टर्स में भी आ जाती है, तब तो और चिंताजनक है कि वो भी अगर वही बोलते हैं जो कि बोलना चाहिए। उनको तो जो साइंटिफिक चीज है वो बोलनी चाहिए। मैंने जो साइंटिफिक टास्क फोर्स की बात करी है वो इसीलिए करी है कि ये इंडिपेंडेंट होंगे ये बिल्कुल, और साइंस की बात करेंगे और साइंस के मुताबिक सलाह देंगे। ये नहीं कि मौके के हिसाब से सलाह देना शुरू कर दें।
और अगर वेरिएंट्स हो रहे हैं, इसके म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो उसके बारे में एनालिसिस करके बताएं कि साहब ये म्यूटेशन हो रहा है, इस म्यूटेशन पे ये दवा कारगर होगी या नहीं होगी, इस म्यूटेशन पे ये वैक्सीन कारगर किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, और इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और रिसर्च और डेवलपमेंट को इस समय बहुत जोर देने की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत R&D लैब्स हैं कंट्री में। कई ऐसे लोग हैं जो ये वैक्सीन नहीं बना रहे हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं, लेकिन उनके पास R&D लैब्स हैं। उन R&D लैब्स को हमें पैसा देना चाहिए, बजट देना चाहिए कि यहाँ बैठ के लोग इस पर लगातार रिसर्च करते जाएं। अगर रिसर्च होगी तभी हम इस वेरिएंट के 2 कदम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमेशा 2 कदम पीछे रहेंगे तो वेव तो आती रहेगी, एक के बाद एक वेव आएगी, तब हम वेव से लड़ेंगे। बजाय इसकी हम वेव की हमको जानकारी पहले हो, हम उसकी तैयारी कर लें। ये तो एक बात रही। वही आपने आर्थिक स्थिति की बात करी, तो मैं कहूंगा चाहे आर्थिक स्थिति में हो या मेडिकल वाली पोजीशन हो महामारी की, सबसे मुख्य मुद्दा है वैक्सीनेशन। आर्थिक स्थिति में भी सुधार वैक्सीनेशन से आएगा कि अगर वैक्सीनेट हो जाए। जैसे आप देखिए अमेरिका में आज हो रहा है, उन्होंने मास्क कई जगह हटा दिए लोगों के। इकोनॉमी उन्होंने कह दिया हमारी हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगी इस साल, जो बाइडन का स्टेटमेंट आया है। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी अभी खोल दिया गया इकोनॉमी, इसराइल में खोल दी गई थी इकोनॉमी, और जगह भी खोली जा रही है, यूरोप में स्पेन में खोल दी गई इकोनॉमी। तो जहां अब इकोनॉमी खुल रही है तो अपने आप इकोनॉमी रास्ते पे आ जाती है, पटरी पे आ जाती है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है एकदम से, बाउंस बैक कर जाती है इकोनॉमी, वी शेप्ड ग्रोथ जिसे कहते हैं। अगर थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ भी है तो एकदम से ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन में हम लोगों ने 40-50% लोगों को भी अगर दोनों डोज वैक्सीन के जल्दी से जल्दी नहीं दिए, और जितनी हमने इसमें डिले करी, उतना ही इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो आर्थिक स्थिति में पड़ेगा। अब आप कंपेयर करिए, पिछले साल तो हमारा पहले क्वार्टर में हमने सबसे स्ट्रिंजेंट या सबसे सख्त लॉकडाउन किया था, जिसकी वजह से 23% जीडीपी में गिरावट आई थी। पूरे वर्ष में करीब 8% या 7.5% के आसपास गिरावट जीडीपी में रही। इस साल लोग बात कर रहे थे कि 12 से 13% जीडीपी बढ़ेगी। बेस इफेक्ट का भी उसका फायदा है, सारी इन्वेस्टिंग रेटिंग एजेंसीज ने कहा था। अब सबने डाउनग्रेड कर दिया। अब देखिए सबने डाउनग्रेड करके 3 से 4% कम कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से लॉकडाउन हर प्रदेश में चल रहा है, तो एक आर्थिक स्थिति में नुकसान हो रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए, आज सारे रिटेल शोरूम बंद हैं, कोई गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, उनकी इन्वेंट्री तैयार हो गई है। तो अब जो फैक्ट्रियां बनाती हैं कारें और टू व्हीलर और ये सब, उन्होंने भी बनाना बंद कर दिया, मेंटेनेंस के शटडाउन ले लिए। काफी काफी दिन तक वो मेंटेनेंस के लिए शटडाउन ले रहे हैं। अब वो वहां का मजदूर बेकार बैठा है, वहां फैक्ट्री बंद पड़ी है, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले भी अपना बंद करके बैठे हैं। तो एक तरीके का पूरा इफेक्ट इकोनॉमी में आ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने आप में बहुत कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के लिए। हम्म। होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर तो बिल्कुल ही बैठ गया है, कंप्लीटली बैठ गया है सर्विस सेक्टर। वहां लोग बेरोजगार हो गए हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अप्रैल के महीने में 8.2% हो गया था, और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो है 12% था। अर्बन एरिया में 8.2% दिखा रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट, सीएमआई की जो फिगर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर ही बढ़ रही है। तो ये जबरदस्त आर्थिक मार तो पड़ रही है, अभी इसको देखना पड़ेगा। और क्योंकि वैक्सीनेशन अभी हमको नहीं लगता कि हम दिसंबर तक इस स्थिति में आ पाएंगे कि हम कह सकें कि हमने रीजनेबल अमाउंट ऑफ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। इसलिए इस दौरान जो गरीब है, जो असहाय है, उसकी सहायता के लिए सरकार को उतरना पड़ेगा। कुछ कदम उत्तर प्रदेश ने अभी जैसे उठाया है कि वो जो है ठेले वाले लोग हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको 1,000 रुपये दिया जाएगा महीने। तो ये 1,000 रुपये एक महीने के लिए नहीं, मेरे ख्याल इनको कई महीने तक इनको बढ़ा के देना पड़ेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गेहूं चावल दिया जाता है, उसके तहत पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कुछ फ्री दिया जा रहा है। हो सकता है इसकी अवधि भी बढ़ानी पड़े, इसको बढ़ा के दिया जाए। मनरेगा जिसकी डिमांड और बढ़ गई है एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके लिए और बजट आवंटित करके और मनरेगा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ ये मौका अच्छा है कि शहरी क्षेत्रों के लिए इसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट योजना मनरेगा के तहत सरकार सोचे और लागू करे, जिससे लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि अभी 6 महीने हमें इकोनॉमी में जो गरीब है, जो असहाय है, जिसकी इनकम लेवल कम है, उसको सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति डामाडोल सी ही रहेगी। बहुत बहुत जबरदस्त सुधार अभी मुझे आता नहीं दिख रहा है, जब तक वैक्सीनेशन से पूरा स्थिति जो है हम इस नियंत्रण में न ले आए कि कम से कम 40 से 50% लोग हमारे वैक्सीनेट हो गए। ये मेरा बात। आलोक सर, हम लोग जब भी चर्चा करते हैं इकोनॉमी की और पेंडेमिक की, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, उनके लिए इंसेंटिव देने की बात करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जो पिछले 1.5-2 वर्षों की लर्निंग है, या हम कहें कि पिछले 7 वर्षों से, जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, वह भी वर्स्ट अफेक्टेड है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। और कहा जा रहा है कि हर साल करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। नई नौकरियां तो आई नहीं, जो पुरानी नौकरियां थी वो भी एक-एक करके
गई हैं। आपकी नज़र में क्या सरकार को या जो लोग भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं उनको, जिस तरह से लोअर मिडिल क्लास या बीपीएल, एपीएल इस तरह के लोगों के बारे में चिंता की जा रही है, क्या इन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए नहीं सोचना चाहिए? जि नहीं, सोचना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जिनका कि सोचना तो रोटी सबके लिए रोज़ी करना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति की मार जो है ये सबको पड़ रही है। चारों तरफ इसका असर हो रहा है। ये ज़रूर है कि जो गरीब है, असहाय है, उसमें तो रोज़ी-रोटी का सवाल उसके सामने आ जा रहा है। बाकी लोगों के सामने हो सकता है रोज़ी-रोटी का सवाल ना हो, लेकिन जो अगर आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है, ग्रोथ रेट कम होता है, बेरोज़गारी बढ़ती है, तो किसी न किसी तरीके से ये हर वर्ग पे असर पड़ेगा। जो लोग मिडिल लेवल पे या टॉप लेवल पर भी काम कर रहे हैं, आप देखिएगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, वहाँ इंक्रीमेंट्स लोगों के कम हो जाएंगे, वहाँ तमाम चीज़ें ऐसी आएंगी। इसलिए एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नीति आर्थिक पैकेज की सोच के बनाने की आवश्यकता है, कि जिससे रोजगार भी बढ़े और आर्थिक स्थिति में जल्दी से जल्दी बढ़ा वो एक ग्रोथ रेट बढ़े। हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो ही इसमें आएगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक मेजर्स भी इसके लिए जो है वो लेने पड़ेंगे। आलोक सर, एक और ज़रूरी बात है जो कि हम हाँ आपसे जी। समझना चाह रहे हैं कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो देश के कई अलग-अलग राज्य हैं, जिन्होंने कि पैंडेमिक के दौरान बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स ये सब उन्होंने माफ़ कर दिया है और वसूली पर रोक लगा दी है। लेकिन ये बहुत कम राज्य हैं जिन्होंने इस तरह की रियायतें दी हैं। तो जिन राज्यों में अभी भी इस तरह की रियायतें नहीं दी गई हैं, क्या उन राज्य सरकारों को भी इस पैंडेमिक के दौरान जो बिजली, पानी, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की वसूली है, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए? उनको रियायत नहीं दी जानी चाहिए उपभोक्ताओं को? नहीं, देनी चाहिए कुछ ना कुछ। मैं कहता हूँ किसी भी तरीके से अगर रियायत दे सकें जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, होनी चाहिए। अब बिजली के बिल के रेट्स के बारे में बात हो, पानी के रेट्स के बारे में हो, हाउस टैक्स की बात हो, ये चीज़ें तो आदमी की निजी जिंदगी को रोज के तरीके से इस पर असर करते हैं। तो अगर इन पे अगर कुछ रिलीफ दी जाती है, कुछ महीनों का एग्जेम्पशन दिया जाता है या कुछ रिडक्शन दिया जाता है, तो इससे सबको फायदा मिलेगा या लाभ मिलेगा। लेकिन वही बैलेंस करना पड़ेगा कि दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि पावर कॉर्पोरेशन की जो रेवेन्यूज हैं उनका क्या हाल होता है, या म्यूनिसिपल बॉडी की रेवेन्यूज का क्या हाल होता है, क्योंकि उनको सर्विस भी देनी है लोगों को। तो एक बैलेंस तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कम से कम इस मौका ये नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा कुछ ये चीज़ें रेट्स बढ़ाए जाएं। अभी जैसे शायद उत्तर प्रदेश में भी रेगुलेटरी कमीशन ने रिकमेंड किया है 12% से करीब सुनने में आ रहा है पावर टैरिफ बढ़ जाएगा। मैं समझता हूँ इस समय इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और रेगुलेटरी कमीशन का तो काम है अपना रिकमेंड करना, वो सब कुछ देख के करता है। लेकिन सरकार का काम दूसरा भी होता है, वो हर पहलू को देखते हैं। तो उनको शायद सोचना पड़ेगा इस समय कि क्या ये सही समय है इसको बढ़ाने का कि नहीं है। और अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे शासन अपने बजट से इस तरीके से और मीट कर सकता है, बजाय इसके कि कंज्यूमर पर इस समय और भार डाले। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। एक बात सामने आनी शुरू हुई है इधर, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत फूड इन्फ्लेशन भी या अन्य आइटम्स भी इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू हो रहा है। तो इसलिए आर्थिक स्थिति को कंट्रोल में करना बहुत ही बहुत आवश्यक है। और मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को लिए भी बहुत आवश्यक है कि उनको भी ध्यान में रखना है। कई लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, वो बता रहे हैं अभी भी उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं तो नहीं खुल पाई हैं, या कई बंद होने के कगार में आ रही हैं। जो खास तौर से माइक्रो सेक्टर है या जो बिल्कुल स्मॉल सेक्टर है, तो वहाँ भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसकी आपने बात करी थी शुरू में, वो है, उसमें बहुत ज़्यादा सहायता देने की आवश्यकता है। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इसका इकोनॉमिक तरीके से रिएक्शन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी असर तो हम आज ना समझ पा रहे हो तो आगे समझेंगे। काफ़ी असर इसका पड़ने वाला है, और अभी नहीं, इसका असर आगे के सालों तक दिखाई पड़ेगा। आलोक सर, आप करीब 3 दशक से ऊपर आप रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। आप लोगों के टाइम में भी इतना फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन हुआ करता था कि जब बजट पेश होता था तो मान लीजिए पब्लिसिटी का बजट कुछ अमाउंट फिक्स होता था और बाद में उससे 400 गुना ज्यादा बढ़ जाता था कंटिजेंसी फंड से। एक जो सामान्य तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो स्कीम्स अनाउंस होती हैं, स्कीम को शुरू करने के लिए तो पैसा नहीं है, लेकिन स्कीम की पब्लिसिटी में जितना रुपया खर्च होता है, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगते हैं,
अखबारों में, चैनलों में विज्ञापन दिया जाता है, अगर वह पब्लिसिटी का बजट ही डाइवर्ट कर दिया जाए बेसिक सर्विसेज में, चाहे बिजली का रेट घटाने के लिए या दवाई पहुंचाने के लिए, तो बहुत मदद मिल जाएगी जनता को। आपको नहीं नहीं आप लगता है कि पब्लिसिटी से ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बजट को किसी और ज़रूरी मद में खर्च किया जाए, जिससे आप सही कह कंज्यूमर रहे को सीधे लाभ मिले? हैं। बिल्कुल वासन जी, आप हज़ारों सही कह रहे करोड़ हैं। रुपया पब्लिसिटी में खर्च हो रहा है। नहीं, नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पब्लिसिटी एक हद तक तो ज़रूरी है कि जो भी योजना आए, उसकी लोगों में जागरूकता पैदा हो, अवेयरनेस हो, तो उस हद तक पब्लिसिटी होने की आवश्यकता भी रहती है कि भाई घर-घर तक, गाँव-गाँव तक योजना पहुँचाएँ, जिससे कि लोग इसका लाभ जो है, इन योजनाओं का ले सकें। लेकिन बात ये है कि अगर जैसा आपने बताया, ठीक है, बजट एक अलॉट हो गया, अब रिवाइज़ बजट हो तो या कंटिजेंसी की बात आती है या रिवाइज़ बजट किया जाए, तो उसमें पब्लिसिटी में ही बजट बढ़ जाए, खाली महज़ वो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात नहीं, इतना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस समय सब देखना चाहिए क्या चीजें ज्यादा आवश्यक है, उस हिसाब से जिसमें अगर रीअप्रोप्रिएट करना है या बजट बढ़ाना है रिवाइज बजट में, तो उसको बढ़ाया जाए। पब्लिसिटी एक सीमा तक ठीक रहती है। पब्लिसिटी एक सीमा के बियॉन्ड अपने आप में काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती है, मैंने देखा है। फिर आप पब्लिसिटी में ही ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसकी योजना के क्रियान्वयन में उतना अपना पैसा खर्च करते हैं ना वो करते हैं। जैसे योजना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो है योजना का स्वरूप बनाना, उसको लागू करना, उसको एग्जीक्यूट कराना, उसकी मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन कराना। हम तो देखते हैं अपने शासन में कि मॉनिटरिंग इवेल्युएशन के लिए बहुत ही कम धनराशि दी जाती है, जो कि असली चीज है कि धनराशि इसका लाभ वास्तव में लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चीज देखने के लिए बजाय इसके वही कि पब्लिसिटी तो ठीक है अपनी एक जगह, पर वो एक सीमा तक ही होनी चाहिए। मैं इसमें सहमत हूं आपसे, और उसके बियॉन्ड हमें पूरा बजट जो है वो उस पर लगाना चाहिए ज्यादा कि योजना का सही स्वरूप में किस प्रकार उसको लागू किया जाए, कैसे उसको मॉनिटर किया जाए, रिव्यू किया जाए, इवेल्युएट किया जाए, और सही लाभ उसका बेनिफिशियरी तक समय के अंतर्गत पहुंचाया जाए। एक और आखिरी सवाल सर, आप लोग जब नौकरी में थे और अ, महत्वपूर्ण विभागों की ज़िम्मेदारी आप लोग जब सँभालते थे, तो उस समय सामान्य तौर पर देखा जाता था कि स्टेट की पब्लिसिटी होती थी, गवर्नमेंट की पब्लिसिटी होती थी। इंडिविजुअल पब्लिसिटी से बचा जाता था। जैसे हम लोग जब आप लोगों से बात करते थे करियर के शुरुआती दौर में, तो आप लोग कभी फर्स्ट पर्सन में बात नहीं करते थे। आप लोग कभी ये नहीं कहते थे कि हमने ये किया है, मैंने ये किया है या हम मेरे विभाग ने ये किया है। आप कहते थे कि हमारी सरकार ने किया है। आई की जगह वी में बात होती थी या गवर्नमेंट को आप लोग रिप्रेजेंट करते थे, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ब्रांडिंग भी आप लोग करते थे तो गवर्नमेंट की ब्रांडिंग होती थी कि भारत सरकार की ब्रांडिंग है, दिल्ली सरकार की ब्रांडिंग है या केरल गवर्नमेंट की ब्रांडिंग है या उत्तर प्रदेश सरकार की ब्रांडिंग है। इधर कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि सरकार की ब्रांडिंग नहीं हो रही है, इंडिविजुअल की ब्रांडिंग हो रही है और इंडिविजुअल की ब्रांडिंग पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि जो हम लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके रुपए का दुरुपयोग हो रहा है या उसकी फिजूल खर्ची हो रही है? ये इसको रोका जाना चाहिए। नहीं, नहीं, आपने ठीक कहा वासिन जी। ये जो भी पब्लिसिटी होनी चाहिए या कुछ भी होना चाहिए वो सरकार की है। कोई भी उपलब्धि होती है या कोई भी योजना लागू होती है, सही तरीके से लागू होती है, उससे लोगों को लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो ये उपलब्धि सरकार की। और आपने सही कहा, हम लोग हमेशा यही कहा करते थे कि गवर्नमेंट ने ये किया है, गवर्नमेंट ने वो किया है, गवर्नमेंट की इस योजना में इतनी सफलता मिली है, इतने लोगों को बेनिफिट मिला है। हम इसी तरीके से करता हूँ, यही होना ही चाहिए तरीका। इंडिविजुअल तरीके से कोई भी अधिकारी अपने आप को ले ले या कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने आप को कर ले, वो मैं समझता हूँ उतना सही नहीं है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इतनी विशाल वो है, संस्था है, कि कभी कोई इंडिविजुअल अपने आप में कोई चीज अब हासिल नहीं कर सकता। ये पूरी जो टीम है वो जब मिलकर काम करती है और एक साथ चलती है, पूरी सरकार एक साथ चलती है, तब सफलताएं मिलती हैं, तब रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए सफलता या जो भी असर है वो हमेशा पूरी सरकार का होता है। और निश्चय कोई बात है कि जो बजट है वो जो खर्च होता है, अगर गवर्नमेंट का बजट खर्च होता है तो वो योजनाओं की जागरूकता के बारे में खर्च होना चाहिए। वो पूरी गवर्नमेंट की उपलब्धियों को लोगों के सामने लाने में कोई उसमें कोई संदेह नहीं, लाना चाहिए। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल्स को नहीं, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं वो बजट है। दैट इज फॉर दी गवर्नमेंट एज सच, कि भाई सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने ये हासिल किया, ये उपलब्धियां हैं इस गवर्नमेंट की, उनको जरूर सामने लाना चाहिए, तो उस पर फोकस होना चाहिए, इंडिविजुअल्स पे नहीं। ये प्रथा जरूर आप कह रहे हैं कि शुरू हुई है, काफी इसमें हुआ है, लेकिन ये बहुत सही नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट अपने आप में एक
ये हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट इज नॉट रन बाय वन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट इज रन बाय ऑल टुगेदर। एक पूरी टीम है, पूरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, पूरी सिविल सर्विस है, ब्यूरोक्रेसी है, एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, सब मिलके काम करते हैं और उनके मिलके काम करने से ही गवर्नमेंट का असर जो है सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत धन्यवाद वासिन जी। जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद नमस्कार। वासिन। नमस्कार। नमस्कार।